नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा पर। अगर आप बीएससीबी कक्षा 10वीं 2027 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं भौतिकी विज्ञान अध्याय 6 ऊर्जा के स्रोत के सबसे महत्वपूर्ण विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये वही प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आपका एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर से लिखा गया है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लकड़ी। ऑप्शन देखिए, जिसका आंसर आपको पता होगा ना, वो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। इससे आपका मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गोबर गैस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नाभिकीय गैस, नाभिकीय ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोयला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो यस कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। मतलब निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, वो बायोगैस का स्रोत नहीं है, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया सेकेंड नंबर में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है O2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया NH3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया CO2। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। CO2 हो जाएगा सही आंसर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर प्रश्न बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। लिखा गया थर्ड नंबर में, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा सही आंसर। मतलब सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया फोर नंबर में, यहाँ पर छात्र अक्सर गलती करते हैं, आप सावधान रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, ठीक है। जितना आप मेरे अगर आप मेरे चैनल से पढ़िएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर मतलब क्लास 10 क्लास 12 के दोनों मतलब जितना स्ट्रीम है ना, वो पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिखा है फोर नंबर में, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोहे का छड़। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया स्टील का छड़। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कैडमियम का छड़। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एल्युमिनियम का छड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। कैडमियम का छड़ हो जाएगा सही आंसर। और नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कैडमियम का छड़ होता है, ओके। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया पांच नंबर में, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। और किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1 MeV। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 10 EV। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 200 के MeV। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 10 KeV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। 200 MeV हो जाएगा सही आंसर। मतलब किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, तो 200 MeV होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है सिक्स नंबर में, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो छात्र यहाँ तक देख रहा है वो निश्चित रूप से टॉपर बनेगा, ठीक है। क्योंकि टॉपर वही बनता है जो पैसेंस से पढ़ता है, जो धैर्य रख के पढ़ता है। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक आराम से देखिए, ठीक है। लिखा है सिक्स नंबर में, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिजली। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सूर्य। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया परमाणु बम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिक्स नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य हो जाएगा सही आंसर। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया सेवन नंबर में, बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट मतलब लिखा है 8 नंबर में, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में बार 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 आता रहता है। ठीक है, बीएससी एग्जाम में, इसलिए आसानी से देखिए क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भारत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया डेनमार्क। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा सही आंसर। तो पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क कहा जाता है। ठीक है, पवनों का देश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 9 नंबर में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत ही बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बहुत ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 15 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 150 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा सही आंसर। मतलब पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा सही आंसर 9 का। ओके, चलते हैं इसको। जो छात्र बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखेगा ना, वो मतलब एग्जाम में कभी पछताएगा नहीं। ठीक है, चलते हैं इसको। तब लिखा गया 10 नंबर में, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोयला। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गोबर गैस। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, कोयला हो जाएगा सही आंसर। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो कोयला है। ओके, चलते हैं इसको तरफ। लिखा कि 11 नंबर में, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया घास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पवन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बहता जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था तो लकड़ी था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आ रहा है सबसे खतरनाक प्रश्न, तैयार हो जाइए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस कंसेप्ट को मजबूत कर लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखा गया है 12 नंबर में, ये सब क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आया गया है, उस इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। लिखा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये तो सबको पता होगा। ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, बी में लिखा गया शक्ति। ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको। तब लिखा गया है 13 में, गोबर गैस एक उदाहरण है। गोबर गैस एक उदाहरण, मतलब गोबर गैस एक प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लकड़ी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चूल्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस हो जाएगा सही आंसर। गोबर गैस एक प्रकार की है तो गोबर बायोगैस है। ठीक है, चलते हैं इसको। ऐसी क्वेश्चन के लिए हम लोग हमको चैनल मतलब मेरे चैनल मतलब समझ रहे आप ही लोग का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ मिलता है मतलब वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 से क्लास 12 तक। ठीक है, चलो जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन का जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट अपना आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, लिखा गया नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कोयले से प्राप्त ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 14 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 15 नंबर में, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है। भी क्वेश्चन ये वाला है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 50%, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 60%, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 70%, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। 75% हो जाएगा सही आंसर। और जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, 75% पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 16 नंबर में, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से ऐसा कौन सा स्रोत है जो अनवीकरणीय है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पवन ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा सही आंसर। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो जीवाश्म ईंधन है। ओके, जिसने सही जवाब दिया है वो मतलब वो ना यस लिखे कमेंट बॉक्स में। क्या आप इसका सही उत्तर दे पाए थे, बताइए। लिखा गया है अगला क्वेश्चन में, लिखा गया 77 नंबर में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सौर ऊष्मक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सौर कुकर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सौर सेल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल हो जाएगा सही आंसर। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो सौर सेल करती है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, एक उत्तम ईंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम आया है, ठीक है। बहुत ही बार एग्जाम आया है, ओके। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, तो ध्यान से देखिए। लिखा गया है एक उत्तम ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जैव गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। जैव गैस हो जाएगा सही आंसर। एक उत्तम ईंधन है तो जैव गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन यहाँ बार बार आता रहता है, इसलिए इसको भी VVI कर लीजिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का सी हो जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलते हैं इसको गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। लिखा गया है 20 नंबर में, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कौन सा रूप मतलब अच्छी है, तो ऑप्शन स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वैकल्पिक स्रोत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा सही आंसर। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं तो अनवीकरणीय स्रोत है, ओके। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 21 में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया नर्मदा नदी पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तापी नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, ओके। चलते अब तक कितने सही हुए कमेंट में बताओ, ठीक है। तो अगर आपको 20 मार्क्स मतलब आया ना इसमें से, तो 21 में से, तो आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, लिखा है, ठीक है। ये टॉपर वाला क्वेश्चन है, मिस मत करना। लिखा गया है 22 में, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गंगा नदी भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यमुना नदी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 22 के ए हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी हो जाएगा सही आंसर। और टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है टिहरी बांध, ओके।
22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 23rd में, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, मतलब भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दूसरा ऑप्शन। इसको नोट कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तैयार हो ना। ठीक है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चौथा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23rd नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पांचवा हो जाएगा सही आंसर। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, तो पांचवा है। चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा है 24 में, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लोहा का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चांदी का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तांबा का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सिलिकॉन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का। ओके, मतलब सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अब आ है ट्रिकी क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। लिखा गया है 95 में, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पवन ऊर्जा को, पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया स्थितिज ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दृष्टि धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा सही आंसर। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 26 में, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में आता है, और विद्यार्थी ना गलती कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम मेरे साथ जुड़े रहने, मतलब जुड़े रहिए। आपको इसी तरह प्रकार के क्वेश्चन सब जो कन्फ्यूजन वाला होता है बताते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 10 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 15 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 20 डिग्री का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, तो 20 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 27 में, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, अगर ये सही कर लिया तो आप टॉपर बनने वाले हो। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको याद कर लो, रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, ये वाला सब है। लिखा गया है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो जाएगा सही आंसर। हाइड्रोजन बम किस पर अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसको लिखा है 28 में, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तमिलनाडु में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा सही आंसर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, रिवीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये लास्ट टाइम में पढ़ने वाला क्वेश्चन सब है। लिखा गया है 29 में, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 30 में, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है,
बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कर्नाटक में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा सही आंसर। मतलब कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ओके, तो दोस्तों ये थे ऊर्जा के स्रोत अध्याय के सबसे इम्पोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परीक्षा में आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। अब आपको बस इतना करना है, इन सभी प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें और कोई भी गलती न करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सिर्फ परीक्षा में आने वाला असली कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन तैयारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।